तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी लग रही है और कारण ये नहीं कि वो बैठी हुई है। कारण ये है कि मैंने सुबह से बात ही नहीं किया है किसी से, मतलब हेलो भी नहीं हुआ है आज। और इस समय रात के 12 बज रहे हैं, तो आप समझ सकते हो, इसलिए आप बोलते नहीं हो बहुत देर तक, तो आवाज़ थोड़ी देर बाद स्पीड लेती है। तो एक्चुअली क्या है ना, मैं इस समय वीडियो बनाने की सोच नहीं रहा था, लेकिन आज जो घटना हुई ना, उसने मेरा दिमाग हिला दिया। और सिचुएशन ये थी कि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस 2 दिन से पढ़ रहा था। और जब मैं आईआर पढ़ता हूँ तो दो पर्सपेक्टिव से पढ़ता हूँ। एक जो जीएस में पढ़ा जाता है, दूसरा जो जियोग्राफी ऑप्शनल में पढ़ा जाता है। क्योंकि जियोग्राफी ऑप्शनल में भी जियो पॉलिटिक्स है, और इंडिया इट्स नेबर जियोग्राफी ऑप्शनल के पॉलिटिकल एस्पेक्ट का भी पार्ट है। तो मैं मल्टी डायमेंशनली चीज़ों को देख रहा था। तो जब आज ये हुआ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रिज़ाइन करके इंडिया आ गई और फिर शायद इंडिया से कहीं बाहर जा रही हैं, हमें नहीं पता कहाँ जाएंगी। बट ये जो घटना हुई, वहाँ के पार्लियामेंट में लोगों ने घुस के तोड़ फोड़ करी, सारी चीज़ें उखाड़ फेंक दिया। जो ये चीज़ें हुई ना, थोड़ा सा डिसहार्टनिंग तो है, लेकिन हमारा काम वो नहीं है कि पॉलिटिक्स पे बातें करना। हमारा काम है कि ये जो घटना हुई है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, एक्चुअली में वो क्या करने वाला है, मतलब कैसा हालात होने वाले हैं, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो हम इस पर बातें नहीं करेंगे, ऐसा क्यों हुआ, क्या हो रहा था वहाँ पे, क्यों ऐसा वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करा, क्यों वहाँ पे कूप हो गया। ये हमारा टॉपिक है ही नहीं। इससे यूपीएससी को कोई लेना देना नहीं है। और अगर लेना देना होगा भी तो ये न्यूज़पेपर में इतना आएगा ना कि आपको पता रहेगा। लेकिन जो न्यूज़पेपर में कम आएगा वो एरिया मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे। तो एक बात बताता हूँ, एक एक पॉइंट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है, जो एनालिसिस सीरीज़ है मेरा। तो आप इस पे सिर्फ मेंस के एनालिसिस ही आएंगे, डिफरेंट टॉपिक्स के धीरे धीरे करके। तो जब मैं फ्री होऊंगा जब बनाऊंगा, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कब बनाना है ना। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्या है ना कि जो ये घटना हुई, आपको पता होगा ना कि बांग्लादेश साउथ एशिया में भारत का एक, मतलब एक वन ऑफ द, मतलब बड़ा पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर। एक्चुअली में व्यापार करने के मामले में बांग्लादेश एक बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक है। तो कुछ दिन इस पर इम्पैक्ट रहेगा, और ये मोस्टली इम्पैक्ट करेगा हमारे नॉर्थ ईस्ट के, जैसे बॉर्डर हाट हो गए, और जो कोलकाता से व्यापार हो रहे थे, या उन स्टेट से जो बांग्लादेश से लगे हुए थे जहाँ से एक्सपोर्ट करना आसान था, उन स्टेट में रोज़गार और चीज़ों को इम्पैक्ट करेगा। और जो दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा ना, हो सकता है कुछ दिन तक कनेक्टिविटी पे ज़्यादा इम्पैक्ट रहे। कनेक्टिविटी समझते हो, जो भारत क्या करता था, वहाँ के चिट्टोग्राम एंड मोंगला पोर्ट के प्रयोग के द्वारा भारत अपने नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता था, और वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा कि मतलब कुछ दिन वहाँ पे कूप रहेगा और वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से नहीं चल पाएंगी चीज़ें, तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जो 7 सेंसस है हमारे, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह, वहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कनेक्टिविटी पर। और लॉजिस्टिक कास्ट बढ़ने से जो उनकी एक्सपोर्ट है ना, वो महंगी हो जाएगी, और इससे वहाँ के रोज़गार, व्यापार, निवेश सब पे प्रभाव पड़ेगा कुछ दिन तक। इसके बाद जो दूसरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है सिक्योरिटी का, काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है सिक्योरिटी को लेके। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भारत के इंसर्जेंट हैं ना, वो उनको अभी तक जो पार्टी बांग्लादेश में सरकार में थी, आवामी लीग की शायद, तो वो पार्टी उनको कोई भी सहयोग नहीं करती थी। लेकिन जो नई पार्टी बनेगी, हो सकता है, या अगर बांग्लादेश में अस्थिरता रही तो ये इंसर्जेंट बांग्लादेश में जाके छिप सकते हैं, बांग्लादेश में अपना प्लान कर सकते हैं और इंडिया पे हमले कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। इसके अलावा और क्या होगा, स्मगलिंग, काफ़ी स्मगलिंग हो सकता है। जब बांग्लादेश में चीज़ें सही नहीं होंगी तो वहाँ से स्मगलिंग होगा, ट्रैफिकिंग होगा, लोगों का, इवन महिलाओं की खरीद बिक्री हो सकती है। और इसके अलावा जो चाइनीज़ सामान है, जो ड्रग्स है, जो आर्म्स हैं, एमिनेशंस हैं, इन सब की ट्रैफिकिंग हो सकती है। तो ये एक थ्रेट करेगा इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ाने में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में। तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा वहाँ पे। इसके अलावा जो हमारा टेररिज्म है ना, टेररिज्म में जो अभी तक बांग्लादेश सपोर्ट करता था ना, वो अभी तक नहीं था, थोड़ा कम था। लेकिन जब वहाँ पे फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट आएंगी, वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म बढ़ेगा, तो टेररिस्ट इसका फ़ायदा ले सकते हैं। वो इंडिया के खिलाफ लोगों को भड़का सकते हैं, इंडिया में हमले करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए इंडिया को अपनी इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज को ज़्यादा
मतलब थोड़ा-सा सजग रखना पड़ेगा। एक और नुकसान हो सकता है जो हमारा है कि चाइना इसका फ़ायदा ले सकता है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है बांग्लादेश की, उसके चाइना से अच्छे संबंध हैं। तो हो सकता है चाइना अपने डेट ट्रैप, डेट डिप्लोमेसी, वीटो डिप्लोमेसी जो यूज़ करता रहता है अपनी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, है ना, ये सब का प्रयोग करके इंडिया के हित को कुछ नुकसान पहुंचा पाए चाइना। ऐसा भी करने को आतुर हो सकता है, चाइना का कोई भरोसा नहीं है। इसके अलावा जो एक प्रॉब्लम और है ना कि वो ये है कि रोहिंग्या का जो इशू है, अभी तक क्या था ना, बांग्लादेश में बहुत सारे रोहिंग्या ने असाइलम ले रखा था। इंडिया भी उनको सपोर्ट करता था, कुछ पैसे देता था, बांग्लादेश को हेल्प करता था कि भाई ठीक है आप वहीं पे रोक कर रखो, इंडिया में मत आने दो। इंडिया में भी हैं कुछ रोहिंग्या, दिल्ली वगैरह में शरण ले रखे हैं उन लोगों ने, नॉर्थ ईस्ट में ले रखे हैं उन्होंने शरण। तो अभी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब बांग्लादेश की जो सरकार अब आ सकती है, जो आने के चांसेस हैं जिसके, अगर वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगी तो रोहिंग्या क्राइसिस इंडिया की तरफ बढ़ सकता है, और ये फिर सिक्योरिटी एंड कल्चरल चैलेंज खड़ा करेगा, इकोनॉमिक चैलेंज खड़ा करेगा, क्लैश बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। इसके बाद में ना पानी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तक ना जो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब उसको ज़्यादा एप्रीहेंशन नहीं मिल रहा था बांग्लादेश की तरफ से, लेकिन जब सरकार बदल जाएगी वहाँ की ना, तो हो सकता है वो तीस्ता वाटर को लेके ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगी, भाई हम डिवीज़न करो। और ये एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों मैटर बनेगा इंडिया में, कि पश्चिम बंगाल सरकार बोलेगी कि हो सकता है कि हम नहीं देंगे, ऐसा वो बोल सकते हैं, एंड इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी कि हम देना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश ऐसे टर्म्स से बात करेगा जो इंडिया को सस्टेनेबल नहीं लगेगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। इसके बाद में प्रोजेक्ट, कई सारे प्रोजेक्ट इंडिया वहाँ पे मिलकर काम कर रहा था बांग्लादेश के साथ, है ना, जैसे हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, रूपपुर परमाणु संयंत्र है वहाँ पे जो न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप कर रहा है रसिया के साथ मिलके। इसके अलावा रेलवे लाइन्स इंडिया बिछा रहा था कि मतलब ये सारा कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे हम, और फिर ट्रेड करेंगे बढ़िया से, और नॉर्थ ईस्ट को बिल्डिंग करेंगे। तो ये एक मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट में जाएगा। हो सकता है डिले हो जाए, है ना, लेट हो जाए, अपने टाइम पे ना पूरा हो, ये भी हो सकता है, जैसा कि कलादान प्रोजेक्ट में लेट हो रहा है, ऐसा वहाँ भी हो सकता है। इसके अलावा जो और चैलेंज हो सकते हैं वो ये हैं कि ये लॉन्ग टर्म अगर ऐसे रहा तो कई सारे चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पता, है ना। टूरिज़्म पे इम्पैक्ट भी पड़ेगा, जैसे भी आपने देखा था ना, गंगा बिला एक चलाई थी इंडियन गवर्नमेंट ने, जो हमारे बनारस से जाके नॉर्थ ईस्ट स्टेट तक गया था, वहाँ पे अब सोच लो वो बांग्लादेश से होते हुए गया था। ऐसी चीज़ों पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, हमारे टूरिज़्म पोटेंशियल को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ना जो एक लीडरशिप कैपेसिटी इंडिया डेवलप करना चाहता है ना, जब इसके चारों तरफ मतलब क्या कहते हैं इनस्टेबिलिटी रहेगी, पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, म्यांमार में, अफगानिस्तान में, जब सारे फेल्ड स्टेट ही हमारे बगल में बैठे होंगे, तो हमें ग्लोबल लीडर बनने में परेशानी होगी, क्योंकि हम इनको बैलेंस करने में काफ़ी परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक साउथ एशिया की जो अनस्टेबिलिटी है वो इंडिया पर एक रिपल इफेक्ट डालेगा। जैसे होता है ना कि आप कहीं पे पत्थर मार दिए पानी में तो उसके रिपल इफेक्ट दूर तक जा रहे हैं, वैसा हो सकता है इंडिया पर भी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि चीज़ें सही होंगी और बढ़िया होंगी। लेकिन एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 सालों में, कि इतने सारे मतलब तख्ता पलट हो रहे हैं, सरकारें असफल हो रही हैं, चाहे अफ़गानिस्तान में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे म्यांमार में, श्रीलंका में जो इकनॉमिक फेलियर हुआ। इसमें एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया ना, कि इंडिया ने बैलेंस बहुत अच्छा किया है चीज़ें, एक डिप्लोमेटिक एंड प्रैग्मेटिक पॉलिसी अपनाई इंडिया ने, और बढ़िया से बैलेंस करते हुए अपने हितों को साध रहा है। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि अफ़गानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट ने कहा कि देखो इंडिया को हम अपना जो प्रोजेक्ट इंडिया चला रहा था उसको पूरा करने की अनुमति देते हैं, हमें इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है। ये तालिबान की ऑफिशियल गवर्नमेंट जो आई थी, ऑफिशियल क्या बोलें उसको, मतलब जो कूप के बाद आई थी, उसने कहा था। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी सीज़ फायर किया इंडिया के साथ कुछ साल पहले, तो हो सकता है सीज़ फायर कंटिन्यू रहे, और है भी एक तरीके से देखा जाए। इसके अलावा श्रीलंका में भी जो इतनी इकोनॉमिक अस्थिरता आई थी, कुछ तमिल आ रहे थे श्रीलंका से इंडिया, लेकिन इंडिया ने जो एक प्रैग्मेटिक पॉलिसी अपनाई, श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर काम किया, उनको पैसे दिए, मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, उनके लिए आईएमएफ से बात की, उनके लिए वो क्या बोलते हैं उसको, एक गारंटी देना, वो दिया इंडिया और जापान ने मिलके। तो श्रीलंका भी थोड़ा स्टेबल हुआ और वो बेटर रिलेशन चाहते हैं इंडिया के साथ। इसी तरीके से म्यांमार में तख्ता पलट होने के बाद बहुत सारे टेंशन थे कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे और चाइना का जो सीमेक है, जैसे सीपेक है ना, आप पढ़ते हो, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, वैसे चाइना म्यांमार इकनॉमिक कॉरिडोर है, तो सीमेक उसको बोलते हैं। वो हो सकता है इंडिया के हितों को नुकसान पहुंचा दे। तो इससे मतलब
ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ सकते थे। मतलब हाँ, सॉरी, मैं थोड़ा मिस कर गया कि ऐसा था कि मतलब नुकसान पहुंचा सकता था चाइना, लेकिन हुआ नहीं ऐसा ज़्यादा कुछ। इंडिया के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसा कि गवर्नमेंट बताती रहती है कि हमारे प्रोजेक्ट टाइम पे थोड़े डिले हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट समय से पूरे होंगे, कुछ ही लेट होकर, ज़्यादा नहीं होगा। और उस पर काम अभी भी चल रहा है, चाहे कोलादान प्रोजेक्ट हो चाहे जो हो। तो ये सारे ऐसे चैलेंजेस हैं ना, जो इंडिया ने बहुत प्रैक्टिकली एक अच्छी पॉलिसी अपना के निपटा है। तो हो सकता है बांग्लादेश के साथ भी इंडिया कुछ डिप्लोमेटिक रास्ता निकाले जिससे भारतीय हितों को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन हाँ, इसमें हो सकता है टाइम भी लग सकता है, या कुछ भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते। तो आई होप कि इसके सारे डायमेंशन मैं कवर किया हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो सुन के थोड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं न्यूज़ और मीडिया से थोड़ा हट के चीज़ें लेके बैठा था। तो होप सो अगली वीडियो में मिलते हैं इस एनालिसिस सीरीज़ के, और तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वेट करो अगले वीडियो का। धन्यवाद।